चल रहा है, इसमें आज जल की कमी, जल प्रबंधन, उसके बाद नदी घाटी परियोजना और परियोजनाओं में जो उद्देश्य हैं वो, उसके बाद प्रमुख भारत की प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा होगी। तो उसमें सबसे पहले भारत में जल की कमी के कारण इस पर चर्चा करेंगे, जल अभाव पर चर्चा करेंगे। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर जल की उपलब्ध होता है और जल की कमी से ही दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में 1000 से लेके 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है और जल की कमी ही जल की दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न करती है। वर्तमान परिदृश्य में इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जल की कमी का अत्यधिक प्रयोग और समाज में विभिन्न वर्षों में जल के असमान वितरण। अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल की कमी होती है, क्योंकि घरेलू कार्यों में जल का उपयोग अत्यधिक होता है। बढ़ती जनसंख्या ने भोजन प्रदान करने के लिए कृषि बड़े पैमाने पर होती है और शुष्क क्षेत्रों में जिसके परिणामस्वरूप विशेषकर जल के माध्यम से कृषि की जाती है सिंचाई द्वारा। बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण भी जल की कमी जिसका प्रमुख कारण है। बहुत से उद्योग भारी मात्रा में विभिन्न कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग करते हैं बड़ी मात्रा में। इसके साथ ही इसमें पनबिजली विद्युत स्टेशनों द्वारा बिजली के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल प्रदूषण के कारण भी जल का कमी का एक मुख्य कारण बना हुआ है। ऐसे में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पे मांगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल है, परंतु घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट रासायनिक कीटनाशकों ने कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों ने उसका अत्यधिक उपयोग ने जल को अत्यंत दूषित कर दिया और इसके कारण इसका उपयोग जल की कमी को बढ़ावा दे रहा है। द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट्स CSCE 1999 के अनुसार बड़ी नदियाँ जैसे गंगा यमुना कोई भी उसका जल शुद्ध नहीं है। छोटी नदियाँ की जलधाराओं में परिवर्तित जहरीला अपशिष्ट उसको दूषित कर रहा है, तो इसके कारण से भी जल की कमी बनी हुई है। जल प्रबंधन जल की कमी को कम करने के लिए प्राचीन समय से जल का अनेक प्रकार का संरक्षित किया जाता रहा है और इस प्रकार से आधुनिक समय में भी इसकी समस्या को कम करने के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया और इस परियोजना का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन विकसित करना। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा और उनका मानना था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के चलते कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था के समन्वित रूप से विकास करेगी। जो प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ थीं, इलाहाबाद के निकट श्रृंगबेरा गंगा नदी में बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी बृहत स्तर पर बड़े बांध झीलें बनाई गई, सिंचाई तंत्र स्थापित किया गया, निर्माण किया गया। कलिंग उड़ीसा नागार्जुन कोडा आंध्र प्रदेश में, बेनूर कर्नाटक,
कोल्हापुर महाराष्ट्र से उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भोपाल में भी बड़ी कृत्रिम झील स्थित है। 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने नई दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास तैयार करवाया। तो इस तरह से पहले से भी जल का संरक्षण करने के लिए भी बहुत कई प्रयास किए गए हैं। और बहुउद्देशीय नदी घाटी का परियोजना का अर्थ क्या होता है? वह नदी घाटी वह परियोजना जिसका उद्देश्य नदी के जल को बांध बनाकर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के उद्देश्य ऐसा व्यवस्थापन बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता हो, नदी घाटी परियोजना कहलाता है। यह नदी जल प्रवाह तंत्र की ऐसी समुचित व्यवस्था जिसके माध्यम से बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, तो ऐसी परियोजना को नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। नदी घाटी परियोजना के जो उद्देश्य हैं वो कुछ इस तरह हैं। एक तो है जल विद्युत का उत्पादन को बढ़ावा देना, मृदा संरक्षण को कार्यक्रम को यानी पानी की या नदी के जल के प्रवाह तंत्र को धीमा करके मिट्टी कटान, मिट्टी क्षरण को रोका जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को रोकने के लिए जलाशयों के अतिरिक्त भी पानी बाढ़ बनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। और धीमी गति से सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे जल का अभाव है प्रवाहित करके सिंचाई के रूप में उपयोग लाया जा सकता है। बिजली उत्पादन किया जा सकता है और धीरे वर्ष भर उसको जल को अपने उपयोग में लाया जा सकता है। वृक्षारोपण करके जलाशयों के आसपास प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित करने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग में लाने के लिए, मत्स्य पालन, मत्स्य परियोजनाओं को विकसित करने के लिए, जल परिवहन तंत्र को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन के उद्देश्य से। ये तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य थे जो इस नदी घाटी परियोजना से पूरे किए जा सकते हैं या ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव और सीमाएं इसी के साथ में पर्यावरण, नदी घाटी परियोजना पर्यावरण प्रभाव वनस्पति और जीवों के साथ ही मानव बस्तियों को द्वारा जो बांध बनाए जाते हैं जलाशयों में जलमग्न हो जाती हैं और विशाल क्षेत्र इससे जलमग्न हो जाता है। जीव जंतुओं का आश्रय स्थल, जो स्थलीय जीव जंतु है उनको छोड़ना पड़ता है। ग्रामीण बस्तियां भी वहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित करनी पड़ती हैं और मृदा की उर्वरता का प्रभाव पड़ता है। बाढ़ आने के कारण प्रत्येक वर्ष उर्वर परत का विकास भी होता है, लेकिन बाढ़ के कारण, कमी के कारण इस यहाँ में मिट्टी की उर्वरता कम भी हो जाती है, तो जिससे लवणता भी बढ़ जाती है। समाज में भी बड़ी जो परियोजनाएं हैं, स्थानीय समुदाय, उनकी आजीविका, संस्कृति और परंपरा को भी प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय जनसंख्या बड़े पैमाने पर विस्थापित ये परियोजना के माध्यम से होती है। जलीय जीवों का प्रभाव, जलाशय में बड़ी में मछलियों के लिए पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिनसे वे अंडे देने के लिए बांध बनाकर बाहर पलायन कर पाती हैं। तो इसके फसल प्रतिरूप का बदलाव, अत्यधिक जल की उपलब्धता के कारण कई प्रदेशों में किसानों की फसलों का प्रतिरूप परिवर्तित हो गया है। जो फसलें पहले उगाई जाती थी उनमें चेंजेज आ गए हैं। प्रादेशिक जल के विवाद, तो प्रदेश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जल के प्रवाह पर भी कई विवादास्पद मुद्दे खड़े हो जाते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन भी विभिन्न ऐसी क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों के माध्यम से, जैसे नर्मदा बचाओ अभियान के अंतर्गत एक गैर सरकारी संगठन ने, पर्यावरणविदों ने, आदिवासी लोगों ने, किसानों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पुनर्वास और पारिस्थितिकी सुरक्षा को देखते हुए इसकी मांग की और इसी प्रकार से भागीरथी पर टेरी बांध बनाकर बड़े पैमाने पर टेरी बांध को बड़े पैमाने पर विस्थापित करने को लेकर कई सामाजिक आंदोलन भी हुए।
उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहंद बांध परियोजना पे भी विस्थापन किया गया, जिसके कारण से सार्वजनिक आंदोलन का सामना करना पड़ा। साबरमती गुजरात में भी अत्यधिक पानी के सूखे क्षेत्रों में भी शहरी इलाकों में आपूर्ति किए जाने के लिए किसानों के दंगे के लिए तैयार हो गए। इसी तरह कावेरी नदी में भी पानी को साझा करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को की लागत और लाभों को साझा करने के लिए संबंध पर अंतर्जातीय जल विवाद का भी सामान्य स्थिति सामान्य है, ऐसी घटना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये नदी घाटी परियोजनाओं के लिए उससे जुड़े ये प्रभावित करने वाले तथ्य थे। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कुछ इस तरह हैं। तो सबसे बड़ी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल बांध है, जो कि 1963 में पंजाब के रोपड़ जिले में और भाखड़ा नामक स्थान पर सतलज नदी पर निर्मित की गई है। शिवालिक श्रेणी पहाड़ियों में एक सकरी घाटी बहती है। ये भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी के आर पार 518 मीटर लंबा और 365 मीटर ऊंचा है। भारत का दूसरा ऊंचा बांध है और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसे 13 किलोमीटर नीचे की ओर ये नागल नामक स्थान पर एक अवरोध नागल बांध बनाया गया है, जो विश्व का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है और 29 मीटर ऊंचा, 315 मीटर लंबा, 121 मीटर चौड़ा ये बांध बनाया हुआ है। इसके पीछे गोविंद सागर जलाशय एकत्र किया गया है, जो 80 किलोमीटर लंबा और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा तक 164 मीटर करोड़ घन मीटर इसमें जल संचित किया जाता है। महत्व है भाखड़ा नागल बांध का, ये 3 जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। 1024 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन की जा सकती है। 174 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है। इसी तरह से दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसमें ये दामोदर नदी घाटी परियोजना हुगली की सहायक नदी दामोदर पर निर्मित की गई है और ये विश्व की सबसे बड़ी दूसरी परियोजना है, जो छोटा नागपुर की पहाड़ियों में दामोदर नदी घाटी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर, झारखंड में छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होता है और ये 530 किलोमीटर लंबी है। हुगली नदी में मिलती हुई इस नदी की ऊपरी घाटियों में वर्षा ऋतु का पानी भारी मात्रा में भारी वर्षा के कारण एकत्र हो जाता है। बंगाल में दामोदर को शोक भी कहते हैं, बंगाल का शोक। तो इसको नियंत्रित करने के लिए दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। दामोदर घाटी निगम लिमिटेड इसी कंपनी के द्वारा इसका निर्माण हुआ। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो इस तरह से यहाँ पे भी 6600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और 74 लाख हेक्टेयर भूमि भी सिंचित की जाती है इससे। हीराकुंड बांध परियोजना है, ये उड़ीसा राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना। इसका निर्माण महानदी पर हीराकुंड बांध में स्थान पर किया गया है और इसका उद्देश्य नदी से आने वाली बाढ़ों को नियंत्रित करना, जल को संचित करना। हीराकुंड, टिकरापारा और नराज 3 बांध इस पर स्थापित किए गए हैं। 4.8 किलोमीटर ये लंबा है, 61 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह से रिहंद बांध परियोजना है अगली। ये परियोजना इस उत्तर प्रदेश का गौरव मानी जाती है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना तथा रेणुका परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परियोजना है ये और इस परियोजना का 1966 में पूर्ण कर लिया गया था कार्य। सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बना हुआ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर बना हुआ है और रिहंद नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा पहाड़ी से होता है और ये बांध 930 मीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा और 92 मीटर ऊंचा है। इसे गोविंद वल्लभ पंत नामक सागर जलाशय के नाम का निर्माण किया गया है।
इसकी जल क्षमता 10,608 घन मीटर है। तो इस तरह से इस रहनवान परियोजना का जो महत्व है, बाढ़ को नियंत्रित करता है, 6,000